क्लास 12 और मेडिकल के स्टूडेंट के लिए नीट के लिए ये चैप्टर 1 है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन से वर्ड लिया गया है इलेक्ट्रो, और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। तो ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग रेस्ट चार्जेज के बारे में पढ़ेंगे कि अगर चार्ज रेस्ट में है, रेस्ट स्टेट में, तो क्या क्या फेनोमेना उससे हम ऑब्जर्व करते हैं और नेचर के क्या क्या लॉज बने हुए हैं वो। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें हम लोग सीख चुके हैं अभी तक, वो फर्स्ट है चार्ज का डेफिनेशन, राइट। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू विच दे exert or experiences electromagnetic forces। एक्सपीरियंस करता है या एग्जर्ट कर सकता है। टाइप क्या है? दो टाइप का है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव में होता है रिपल्सन, निगेटिव में भी रिपल्सन, और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा ये। फिर उसके बाद और क्या क्या याद रखना है? ऐसा यूनिट याद रखना है। चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम, चार्ज के लिए। इस ऐसा यूनिट के अलावे और भी यूनिट हो सकता है इसका, जैसे स्टैट कूलम एक था, तो 1 कूलम में होता है 3 × 10⁸ स्टैट कूलम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहा जाता है। ये सीजीएस यूनिट है चार्ज का। ये क्या यूनिट है? सीजीएस। तो सीजीएस में 2 यूनिट है चार्ज का, एक है स्टैट कूलम और दूसरा है एब कूलम। 1/10 एब कूलम या एब्सोल्यूट कूलम इसको बोलते हैं। तो ये भी सीजीएस यूनिट है, ये भी सीजीएस यूनिट है, लेकिन इसको बोलते हैं कि ये वाला है स्टैट कूलम जो है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज है। इतना बात चार्ज के बारे में है। एक और यूनिट है 1 फैराडे होता है, 1 फैराडे। ये 1 फैराडे होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, वो होता है 96500 कूलम। 1 फैराडे कितने पे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना। अगला है यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो फर्स्ट है चार्ज के बारे में कि ये स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ऑलवेज एसोसिएटेड विथ क्या? मास। मतलब अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो मास भी ज़रूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मासलेस बॉडी है और उसके ऊपर चार्ज आ जाए, राइट। तो कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज है तो साथ साथ मास भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर किसी पे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो उस बॉडी पे ओबियसली इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास भी जाएगा। कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और वैसे ही प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ऐसे याद रखना है। चार्ज की बात करें, न्यूट्रॉन का भी मास इतना ही होता है, लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, थोड़ा सा फर्क रहता है, लेकिन लगभग अप्रोक्स वैल्यू के साथ दोनों का सेम ही रहता है, -27 किलोग्राम, राइट। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे चार्ज की बात करें तो वही प्लस में होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अगला प्रॉपर्टी है चार्ज का, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इसलिए चार्ज का अगला प्रॉपर्टी हो गया कि चार्ज इज कंजर्व। कंजर्व है ये। और क्या प्रॉपर्टी होता है चार्ज का? चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट, इसका क्या मतलब है? इनवेरिएंट का मतलब कि ये बदलता नहीं है। अगर कोई बॉडी पे चार्ज है 2 कूलम का और ये बॉडी रेस्ट पे है, तो अगर ये बॉडी मूव भी करने लगेगा ना तो भी उस पर चार्ज 2 कूलम ही होगा। लेकिन इसका उल्टा समझे तो मास वेरिएंट होता है, मास बदलने लगता है वेलोसिटी के साथ। कैसे बदलता है? तो कोई मूविंग बॉडी का मास होता है कि रेस्ट मास कितना है, /1 - v² / c², इतना होता है। मतलब मास
चेंज होने लगता है, राइट। मास का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज। लेकिन v वेलोसिटी से अगर कोई दौड़ रहा है ऑब्जेक्ट, मूविंग है, और c स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ, और m0 रेस्ट मास है, तो मूविंग बॉडी का मास इतना होता है। जबकि चार्ज मूविंग रहे या रेस्ट रहे उसका वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट तो समझ गए। अब उसी में है कि अगर एक चार्ज रेस्ट पे है, रुका हुआ चार्ज है, रेस्ट, तो ये अपने आसपास ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज मूव कर रहा है, v बराबर कांस्टेंट से, कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा आजू बाजू में, और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाने लगता है। और अगर चार्ज मूव कर रहा है लेकिन एक्सेलरेट कर रहा है, यानी बढ़ता घटता वेलोसिटी से, वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है, एक्सेलरेटेड चार्ज अगर है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, यानी मैग्नेटिक नीडल को भी डिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी रखता है, और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। वेव मतलब इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सब जो रेडिएशन है, वो माइक्रोवेव, वो सब भी प्रोड्यूस होता है, उसके से निकलता है उससे बाहर की तरफ रेडिएशंस, अगर चार्ज एक्सेलरेट करे तो 3 तरह का फेनोमेना ऑब्जर्व करते हैं हम लोग इस पे बेस्ड। फिर अगला प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या है, क्वांटा माने पैकेट होता है, तो चार्ज क्वांटाइज्ड है मतलब पैकेट में है। अब पैकेट में आप इसको रिलेट करें, याद करने के लिए मैं रिलेट कर देता हूँ इसको, कि बिस्किट का पैकेट आप देखे होंगे, तो उसमें जब भी बिस्किट रहता है वो इंटीग्रल फॉर्म में रहता है, आधा बिस्किट तोड़ के नहीं डाला हुआ रहता है। 5 बिस्किट रहेगा, 10 बिस्किट रहेगा, 5 और आधा बिस्किट देखे हैं किसी पैकेट में, नहीं देखे हैं। तो वैसे ही चार्ज जो है ना पैकेट में रहता है, क्वांटाइज्ड। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा, मिनिमम चार्ज जितना होता है, जिसको फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, उतना इंटू इंटीजर के बराबर किसी बॉडी पे चार्ज होगा। ये फ्रैक्शन नहीं, ये इंटीजर ही होना चाहिए, इंटीजर। ई का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम चार्ज विच कैन बी गिवन टू अ बॉडी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना ही प्लस में भी दे सकते हैं और इतना ही माइनस में भी। अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आया है तो इतना माइनस चार्ज आएगा, और किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है तो इतना ही प्लस उस पर चार्ज हो जाएगा। यानी मिनिमम चार्ज 1.6 10⁻⁹ किसी बॉडी पे हो सकता है, और मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो भी चार्ज उस पर होगा वो इसी मिनिमम चार्ज का इंटीजर टाइम्स होगा। 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, 3.5 गुना नहीं होगा, फ्रैक्शन टाइम्स नहीं होगा, क्योंकि टूट के इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया और टूट के आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा ट्रांसफ़र नहीं होगा, पूरा इंटीजर के फॉर्म में होगा ट्रांसफ़र। कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस है कि कंडक्टर के पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो बाउंडेड नहीं है। इलेक्ट्रॉन को क्या काम दिया गया है कि ऑर्बिट में घूमना है, न्यूक्लियस के अराउंड घूमना है तुमको। तो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में घूमता नहीं है, वो पूरे मटेरियल में रैंडमली इधर उधर घूमने लगता है। रूम टेम्परेचर पे ही एनर्जी उतना मिल जाता है कि वो आवारा बन जाता है, मतलब इधर उधर घूमेगा, अपने न्यूक्लियस के अराउंड नहीं घूमेगा ऑर्बिट में। तो उन सब इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इंसुलेटर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन सब नहीं होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, कंडक्टर और इंसुलेटर में। उसके बाद है अगला कॉन्सेप्ट, मेथड ऑफ चार्जिंग, कि किसी बॉडी को मुझे चार्ज करना है तो कितने तरह से कर सकते हैं चार्जिंग। तो उसका 3 मेथड है चार्ज करने का। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक बॉडी को दूसरे बॉडी में रब करेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और कोई गेन कर लेता है, तो उससे जो बॉडी में चार्ज आता है इस तरह से, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे इसका एग्जांपल क्या है कि हेयर में आप कॉम्ब करते हैं तो कॉम्ब में निगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कॉम्ब इलेक्ट्रॉन खींच लेता है बाल का इलेक्ट्रॉन, और हेयर में आता है पॉजिटिव चार्ज। ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का एग्जांपल है। और वैसे ही ग्लास रॉड को आप सिल्क से रब करेंगे तो सिल्क पे निगेटिव आता है और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आता है, राइट। उसी तरह से आप कैट स्किन को एक और कर लेते हैं, कैट स्किन को रब करेंगे एबोनाइट रॉड से
एबोनाइट रॉड से, तो एबोनाइट रॉड पे निगेटिव आ जाता है और कैट स्किन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव। तो इस तरह से चार्जिंग को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हुआ कि एक बॉडी पहले से ही चार्ज करके रखना पड़ेगा मुझे। इसमें मान लेते हैं 4 कूलम का चार्ज है एक बॉडी पे, 1 2 3 4 प्लस बना दिए। अब इसको क्या करेंगे, अब एक बेचारा न्यूट्रल है, इस पे चार्ज है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पे चार्ज लाना है हमको, तो दोनों को टच कर देंगे, ऐसे एक दूसरे में कांटेक्ट में ले आएंगे। तो ये अपना 2 कूलम आइडेंटिकल बॉडी है तो उसको दे देगा। फिर दोनों को अलग कर देंगे, एक दूसरे से जुदा कर देंगे। तो ये दूसरा वाला जो बॉडी है वो इस पे 2 कूलम का आ जाएगा और इस पे भी 2 रह जाएगा, 4। तो जो सेकेंड बॉडी था पहले से अनचार्ज, वो देखिए यहाँ पे चार्ज हो चुका है। लेकिन इसको चार्ज करने के लिए एक चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाना पड़ा है, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। चार्जिंग बाय इंडक्शन है कि बिना टच किए वो एक दूसरे में, रबिंग में भी टच करना पड़ रहा था, फ्रिक्शन में भी, और दूसरा है कंडक्शन में भी टच करना पड़ रहा था। एक बिना टच किए किसी बॉडी को चार्ज करने का मन है अगर, तो कैसे चार्ज करेंगे, तो उसके लिए देखिए क्या किया गया, 2 बॉडी को पहले से ही ऐसे कांटेक्ट में रख दीजिए, 2 बॉडी को, ए और बी। ए पे भी चार्ज नहीं है, बी पे भी नहीं है। अब इसके पास में एक चार्ज रॉड को लाएंगे, टच नहीं कर रहे हैं, दूर ही रखना है, टच नहीं करना है, दूर ही रखना है। तो क्या होगा, प्लस के पास, अभी ये दोनों न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। तो कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन सब इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होके आ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस के पास अट्रैक्ट होके आ जाएगा। जैसे एग्जांपल बोलें अगर, तो ये 2 हॉस्टल है और दोनों में ऐसे कनेक्टिविटी है, दोनों हॉस्टल में कनेक्शन है, मतलब इधर के इधर जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकता है। तो ये दोनों हॉस्टल में बॉयज़ गर्ल्स सब साथ में रहते हैं, इसमें भी स्कूल है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों है, इसमें भी है। अब इधर कोई प्लस आ गया, मतलब ऋतिक रोशन आ गया इधर, तो कौन देखने के लिए ज़्यादा आएगा, गर्ल्स आएंगी देखने के लिए सब इलेक्ट्रॉन। तो ये सब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गई सब, और इधर बॉयज़ सब सोचेंगे कि बहुत स्मार्ट बन रहा है, उससे ज़्यादा हम स्मार्ट हैं, तो सेम में रिपल्सन होता है, तो बॉयज़ सब उतना अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो इधर बॉयज़ सब दूर चले जाएंगे उससे, और गर्ल्स यहाँ पास में आ जाएंगी। अब इस हॉस्टल में मान लेते हैं कि वहाँ पे भूकंप आ गया, मान लेते अर्थक्वेक आ गया, और ये दोनों उसी समय सेपरेट हो गया, तो ये स्फीयर अलग हो गया ए, और बी स्फीयर अलग हो गया बी, ऐसे। और अब यहाँ पे ये ऋतिक रोशन यहीं पे है 4, तो सब इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, तो माइनस देखिए इधर है और प्लस इधर है। अब क्या होगा, अब ऋतिक रोशन चला गया, पूरा दिन भर यहीं थोड़े रहेगा, उसका और भी काम होगा कुछ, तो यहाँ से चला गया। तो अब जो इस ए स्फीयर में सिर्फ माइनस चार्ज ही रह जाएगा इधर, और वो चाहेगा भी इधर प्लस की तरफ जाने के लिए, तो रास्ता ही नहीं है बीच में, जब गिर के मर जाएगा अगर जंप करेगा तो इस तरफ बी पे देखिए अब प्लस ही रह जाएगा खाली, और ए पे माइनस ही रह जाएगा। और चूंकि फिर माइनस माइनस में भी रिपल्सन होता है, तो ये माइनस भी इकट्ठा नहीं रहेगा एक जगह, एक दूसरे से दूर दूर चला जाएगा सब, माइनस माइनस बहुत दूर, एक दूसरे से बहुत दूर चला जाएगा। और इसका भी प्लस सब इकट्ठा नहीं रहेगा यहाँ, पूरा बहुत एक दूसरे से दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप अब देख सकते हैं कि बी जो बॉडी था वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, और ए निगेटिव चार्ज ए पे आ चुका है, पहले दोनों न्यूट्रल था, क्योंकि जितना प्लस था उतना ही माइनस था, और दोनों मिला हुआ था तो न्यूट्रल था, और बाद में इस पे देखिए खाली प्लस आ गया, इस पे खाली माइनस आ गया। तो इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट। अब इस पे जो आज पढ़े उस पे बेस्ट न्यूमेरिकल भी तो करना ज़रूरी है, खाली थियरी पढ़ने से थोड़े होगा। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि कैन अ बॉडी हैव चार्ज ऑफ, मैं यहाँ चार्ज लिखूँगा, और मैं ऐसा क्लेम कर रहा हूँ कि मैंने किसी बॉडी को 0.32 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज दिया है। तो मैं सच कर रहा हूँ कि झूठ कर रहा हूँ, ये पकड़ना है, कह रहा हूँ मैंने, क्या किसी बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है, कैसे चेक करेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर चार्ज तो क्वांटाइज होता है, Q बराबर NE होता है, और आप बोल रहे हैं कि आप चार्ज दिए हैं 0.32 10⁻⁻18, और n एक इंटीजर आना चाहिए, तब मानेंगे कि आप इतना चार्ज दे सकते हैं किसी बॉडी पे।
और Q का E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये इधर आके डिवाइड होगा, तो 0.32 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ इतना n आया। अभी पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक ज़ीरो, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 ज़ीरो आ जाएगा। तो 32/16 और ऊपर एक ज़ीरो और नीचे 2 ज़ीरो इंटू 10⁻⁻19 ऊपर जाके प्लस हो जाता है। तो 18 माइनस में था और प्लस में हो गया 19। अभी ये ज़ीरो से ज़ीरो गया और ये 16 बार में काटी, 16 दाएँ 160 और 16 दूना 32, 2 से कटा, तो ये 2 से ये कट के 5 से चला गया, तो ये 1/5 आया। n का वैल्यू क्या आ गया, n बराबर देखिए 1/5 और उधर 10 का पावर -18 प्लस 19 यानी 10 बचा। तो 5 गुना 2 10, क्या बात है, ये तो इंटीजर आ गया 2 एक इंटीजर है और n इंटीजर आ रहा है, इंटीजर है यानी ये मान रहा है नियम को कि चार्ज जो मैं दिया हूँ वो इंटीजर टाइम्स e है, यानी कि ये चार्ज किसी बॉडी पे देना पॉसिबल है, ये सही है। क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ये क्या है क्वेश्चन देखिए, पहले समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इट इज़ नाउ नोन दैट अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्री यूनिट। ये +2 लेवल के बाहर का ही है, +2 लेवल तक ये नहीं है। क्या बाहर का है ये, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन छोटा नहीं है, उसको तोड़ा जा सकता है, प्रोटॉन भी टूट जाता है। अभी तक +2 लेवल तक क्या सीखेंगे हम लोग, कि प्रोटॉन डिविजिबल नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन बाद में ये भी पता चल गया है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑल्सो डिविजिबल एंड दे कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्री यूनिट्स। किससे मिलकर बना हुआ है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उसको क्वार्क्स बोलते हैं। प्रोटॉन भी क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। 2 टाइप ऑफ क्वार्क्स होता है, आर इन्वॉल्व। द अप क्वार्क को U सिंबल से इंडिकेट किया जाएगा और उस पर चार्ज होता है +2e/3, और दूसरा होता है डाउन क्वार्क, उसको D से डिनोट करेंगे और उस पर चार्ज होगा -e/3। ये +2e/3 और ये -e/3, वेयर E इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था 1.6 × 10⁻⁻19 वो। अब U बार क्या है, इसको एंटी पार्टिकल बोलते हैं। अगर कोई पार्टिकल है जिसके लिए सिंबल U बना है तो उसका एंटी पार्टिकल U बार बोला जाएगा। जैसे ऐसा सब बिलीव करता है साइंटिस्ट, या थोड़ा इस पर रिसर्च भी हुआ है सक्सेसफुली, वो कि हर एक मैटर का उल्टा एंटी मैटर होता है। एंटी मैटर यानी कि अगर मैटर मतलब जिसका मास है वो अगर है तो उसका एंटी भी है, एंटी मैटर भी है। तो इससे कंक्लूड किया गया कि अगर ये हम लोग का एक अर्थ बना हुआ है तो वो तो पूरा मैटर है अर्थ, तो उसका एंटी मैटर भी कहीं ना कहीं होगा, और वो दोनों जब मिलेगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे माइनस और प्लस मिलेगा एक जगह तो वो न्यूट्रल हो जाता है, तो वैसे ही मैटर और एंटी मैटर मिलेगा, एंटी मैटर पे जस्ट उल्टा चार्ज होता है, मैटर का जस्ट उल्टा चार्ज होता है, तो वो दोनों मिलेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो U बार किसका एंटी मैटर है, अप क्वार्क का। वैसे ही D बार किसका एंटी मैटर है, डाउन क्वार्क का। जैसे आपको एक मैटर हम आपका मान लेते हैं, कुछ नाम ले लेते हैं, कोई राहुल नाम का लड़का है राहुल, और उसको मैटर माना जा रहा है, तो उसका एंटी मैटर जो होगा ना उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, राहुल के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे तो उसका एंटी मैटर हो जाएगा। तो U पे बार अप क्वार्क का एंटी मैटर, D पे बार डाउन क्वार्क का एंटी मैटर। एन एंटी पार्टिकल हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एज द पार्टिकल बट अपोजिट साइन। सेम चार्ज होगा लेकिन अपोजिट साइन का होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो एंटी मैटर होगा ना, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो उसका जो एंटी मैटर होगा, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का, तो इसका जो एंटी मैटर होगा उस पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 का चार्ज होगा, लेकिन मास वही होगा, उतना ही मास बराबर रहेगा, सिर्फ चार्ज प्लस का माइनस हो जाएगा। द पॉसिबल कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर, वो बोल रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताइए कि वो कितना अप क्वार्क या कितना डाउन क्वार्क या कितना अप क्वार्क का एंटी पार्टिकल या डाउन क्वार्क के एंटी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है।
ये शुरू में इसने बता दिया कि प्रोटॉन डिविजिबल है, तो बोल रहा डिविजिबल है तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन है। तो हमको पता है कि प्रोटॉन पे प्लस ई आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्लस ई। तो वो प्लस ई कैसे आता है, तो ये अब क्वार्क को 2 बार देखिए ले लीजिए, ये 2 बार, तो 2/3 ई है ना, एक बार और 2/3 ई ले लीजिए, ये 2 बार हो गया। और डाउन क्वार्क एक ले लीजिए उसमें, तो -e/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा, 2e/3 मिला के 4e/3 में से उसमें एक e/3 चला गया, तो 3e/3 देखिए कट के वापस e आ गया। और प्रोटॉन पे तो e चार्ज ही होता है पॉजिटिव में, तो ये प्रोटॉन के बराबर आ गया कि नहीं। इसका मतलब कि प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बना हुआ है। प्रोटॉन किससे मिल के बना हुआ है, 2 अप और एक डाउन। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा है 2 अप 1 डाउन, इसमें है देखिए प्रोटॉन जो लिखा है इसने, प्रोटॉन में 2 अप और एक डाउन होना चाहिए। तो ये देखिए P बराबर है कि नहीं, 2 U लिखा है और एक D लिखा है, और किसी में ऐसा है ही नहीं। अब न्यूट्रॉन के बारे में सोचते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल आ जाना चाहिए। तो न्यूट्रल कब आता है, जब 2 बार डाउन को ऐड करेंगे और एक बार अप को, करके देखिए। डाउन क्या है, -e/3 है, तो -e/3 फिर से -e/3 2 बार हो गया, और अप वाला कितना है 2e/3, तो सब कट के 0 आ जाएगा कि नहीं, 2e/3 लिखेंगे तो न्यूट्रल आ रहा है। इसका मतलब न्यूट्रॉन में 2 डाउन एक अप होना चाहिए, तो न्यूट्रॉन का 2 डाउन देखिए डी और एक अप क्वार्क है। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में है A polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge of this। पॉलीथीन पे निगेटिव है, माने उसने एक्सेप्ट किया होगा इलेक्ट्रॉन। तो एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन पे कितना इलेक्ट्रॉन आया। तो ये दिया हुआ जो है ना वो Q दिया हुआ है, तो फॉर्मूला Q = N ही लिखेंगे, क्योंकि N पूछा है कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ और Q दिया हुआ है, और E हमको पता है। Q के जगह पर लिख दीजिए 3.2 10⁻⁷, N पता नहीं क्या है, और E तो हमको याद है 1.6 10⁻⁹ होता है E का वैल्यू। अब ये इधर डिवाइड कर देंगे, तो 3.2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁹ 2 बार में कट गया, तो आंसर आया 2 × 10 का पावर, ये 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 7 इसमें चला गया तो 12 बचेगा, +12, तो 2 × 10 का पावर 12, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, यानी ए ऑप्शन। इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि आप बताइए कि कितना मास इससे इंक्रीज हुआ। पॉलीथीन जो एक्सेप्ट किया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो उसने इतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो उसके पास मास कितना आ जाएगा, तो 2 × 10⁻12 ये तो आया ही, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31, तो ये मल्टीप्लाई कर देने से हमको पता चल जाएगा कि कितना मास ऐड हुआ, पॉलीथीन पे कितना मास ऐड हुआ। सोल्व करने पे ये आएगा 18 पॉइंट कितना आएगा करके देखिए, 2 आएगा। सॉल्व करने पे 18.2 × 10⁻⁻19 kg इतना आ जाएगा मास। इस क्वेश्चन में है 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B placed in contact are supported on insulating stand। ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे सपोर्ट दिया हुआ है, ओके, ये A है, और ऐसे एक स्टैंड लगा दीजिए, और दूसरा इसे टच करता हुआ क्या है, B है, और ये था, और इसमें भी एक क्या दिया हुआ है, स्टैंड नीचे। तो insulating stand, what kind of charge will A and B develop when negatively charged ebonite rod is brought near A। A के पास में देखिए एक रॉड को लाना है, कैसा चार्ज है ये, पॉजिटिव के लिए निगेटिवली चार्ज, माइनस माइनस माइनस, तो निगेटिव है, तो A के पास में क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, इधर A के पास प्लस डेवलप कर जाएगा और दूर में माइनस ऐसे कर जाएगा। तो what kind of charge will A and B developed when negatively charged ebonite rod brought near A। तो A में आप देख सकते हैं कि कैसा वाला चार्ज डेवलप कर गया है, पॉजिटिव, और B में कैसा वाला कर गया है, निगेटिव। तो A डेवलप पॉजिटिव चार्ज
एंड बी डेवलप निगेटिव चार्ज। सही आंसर हो गया है कि नहीं। फिर इन दोनों को आप सेपरेट भी कर सकते हैं, ए और बी को एक दूसरे से अलग कर देंगे तो ये पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाएगा और दूसरा निगेटिव निगेटिव बन जाएगा।